आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड में क्या डिफरेंस है और डायरेक्ट फंड किन्हें लेना चाहिए। क्या ये डायरेक्ट फंड स्कैम तो नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि हमें डायरेक्ट फंड में जाना चाहिए, रेगुलर फंड में हमें फंड मैनेजर को या एडवाइजर को फीस देनी पड़ती है, जो 20 30 40 50 पैसे है वो फीस उन्हें देनी पड़ती है। तो अगर हम डायरेक्ट प्लान में जाते हैं तो ये फीस हम बचा लेंगे। तो ये जो डायरेक्ट प्लान है क्या वो सच में हमारे लिए बना है कि नहीं बना है, आप पहले वो जानिए कि डायरेक्ट प्लान होते क्या है। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान सुनने में काफी अच्छा लगता है कि भाई ये सस्ता है, रेगुलर प्लान से ये सस्ता है, जो सच है कि रेगुलर प्लान से सस्ता है, लेकिन क्या ये हमारे लिए है कि नहीं है, ये भी आपको एक जानना पड़ेगा। आपने ले तो लिया प्लान, ठीक है डायरेक्ट प्लान, पर ये प्लान क्या आपके लिए है और ये प्लान किनके लिए है, कौन इसे बेचता है और किसके थ्रू आप इस प्लान को ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूं, और रेगुलर प्लान कौन देता है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान मेरे लिए कौन सा सुटेबल प्लान है, तब तक ये प्लान आपको एक स्कैम की तरह नुकसान ही देगा। ठीक है, जब आप लॉन्ग टर्म में आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचते हैं, आप पॉइंट ए से निकलते हैं और आपको पॉइंट बी जाना है, लेकिन अगर आप पॉइंट ए से निकलते और पॉइंट बी नहीं पहुंचते, उसकी जगह पॉइंट सी या कहीं और पहुंच जाते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि मैंने गलती कर दी। और वो इनिशियल लेवल पे गलती पता नहीं चलेगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में गलती आपको 5 से 10 साल के बाद पता चलेगा, या जो आपने गोल नक्की किया होगा वो गोल पे अगर आप नहीं पहुंचे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। और एक बार अगर समय निकल गया तो फिर आपको ये गलती बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो क्या मैं सही रास्ते पे तो चल रहा हूं ना। ठीक है, तो डायरेक्ट प्लान किन के लिए है पहले तो वो जानिए। डायरेक्ट प्लान कौन बेचता है, या एडवाइजरी प्लान है या डायरेक्ट मैं ले सकता हूँ, म्यूचुअल फंड की बनावट कैसी है, म्यूचुअल फंड में क्या प्रॉब्लम है, हमारा इमोशंस कैसे काम करता है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप डायरेक्ट प्लान में लेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, अब पहली बात तो डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान से महंगे होते हैं। आप कोई भी डायरेक्ट प्लान लेके देख लीजिए, आप एक बार डायरेक्ट प्लान का एनएवी देखिएगा और रेगुलर प्लान का एनएवी देखिएगा, वो आपको 10 से 15 रुपए महंगे दिखेंगे डायरेक्ट प्लान के एनएवी। यहाँ पे मैं कुछ एनएवी की बात कर लेता हूँ। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अगर आप एनएवी देखेंगे तो रेगुलर का आप एनएवी देखेंगे तो 4,280 रुपए है, 4,280 रुपए रेगुलर प्लान का एनएवी है। अब इसी फंड को अगर आप डायरेक्ट प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे ये एनएवी मिलेगा 4,700 रुपए का, मतलब सीधा 10% ये आपको यहाँ पे महंगा मिल रहा है। दोनों में अगर पैसे का गैप देखें तो 420 421 रुपए का फर्क है, तो ये ऑलरेडी आपको महंगा मिल रहा है। अब दूसरे फंड की बात कर लेता हूं मैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड की बात करूं तो अगर आप रेगुलर प्लान में जाएंगे तो 2,064 रुपए का ये एनएवी है रेगुलर के अंदर, 2,064 रुपए का। और अगर आप डायरेक्ट में जाएंगे तो 2,262 रुपए का एनएवी है, मतलब यहाँ भी 198 रुपीज का डिफरेंस है। और परसेंटेज में देखेंगे तो ये भी आपको 10% महंगा मिल रहा है। तीसरे फंड की बात कर लेता हूं मैं, एसबीआई लार्ज कैप फंड। इस फंड के अंदर भी आप अगर रेगुलर प्लान देखेंगे तो 95 रुपीज है और डायरेक्ट प्लान 105 रुपए है। इसके अंदर भी 10-11% का डिफरेंस है। अब देखिए ये लगेगा कि वो डायरेक्ट है, उसमें ब्रोकरेज नहीं है इसलिए महंगे हो गए, लेकिन आप 5 साल में इस फर्क को देखिए, 10 साल में फर्क को देखिए, 20 साल में, 25 साल में और 30 साल में। अब 30 साल के अंदर भी फंड को देखेंगे तो 10 से 15% का ही गैप रहता है, और 5 साल वाले फंड में या 10 साल वाले फंड में भी आपको ये 10-15% का गैप रहता है। तो अब जब एनएवी की बात आती है, म्यूचुअल फंड में हमेशा यूनिट के ऊपर पूरा गेम है कि यूनिट जो आपका एक एनएवी है वो कितना ज्यादा एनएवी है आपके पास, जितना ज्यादा यूनिट आपके पास होगा फ्यूचर में उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एनएवी घटते बढ़ते रहते हैं। सपोज करिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो रेगुलर प्लान में जितना एनएवी मिलेगा उससे 10% महंगा आपको डायरेक्ट प्लान में मिलेगा। तो आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे डायरेक्ट प्लान में वो हमेशा 10% महंगा मिलेगा आपको, 10 से 15%, डिपेंड है, आप एनएवी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी इसके एनएवी महंगे होते हैं और आपको यूनिट कम मिलते हैं। तो आप इसका एनएवी आप खुद जाके चेक करिए, दोनों फंड के एनएवी आपको अलग मिलेंगे। लोग कहेंगे कि नहीं ये तो डायरेक्ट प्लान है इसके लिए धीरे धीरे बढ़ जाता है इसके एनएवी का प्राइस, लेकिन आप जब एंट्री मारेंगे तो ऑलरेडी आप 10-15% महंगे प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो
उसका रिटर्न भी आपको उस प्रोडक्ट से ज़्यादा ही दिखेगा। ये तो एक बात हो गई। और वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन इतना पता नहीं चलता है आपको, क्योंकि आप 5 साल में देखेंगे तो भी 10% का डिफरेंस है, 15 साल में भी वही 10% का डिफरेंस है, 20 साल में 25 साल में भी वही डिफरेंस आपको सेम टू सेम दिखता है। ये तो एक बात हो गई कि इसकी एनएवी महंगी होती है, इसकी वजह से यूनिट हमें कम मिलता है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं इसकी, ये एडवाइजरी प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट प्लान होते हैं। डायरेक्ट प्लान सबके लिए नहीं होता कि आज मैं गया, मुझे लग रहा है कि भाई HDFC फ्लेक्सी कैप मुझे लेना है, तो मैं रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान में लेता हूँ, क्योंकि रेगुलर प्लान में मैं फंड मैनेजर की एडवाइजर की फीस बचा लूंगा और खुद कर लूंगा। तो यहाँ पे नुकसान क्या होगा आपको, एडवाइजर की आप फीस तो बचा लेंगे, लेकिन आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, वो 10 से 15 20 25 साल का टाइम है। उस टाइम ड्यूरेशन में बहुत कुछ होगा। आपने किसी एक फंड को ले लिया तो वो फंड उसी तरह परफॉर्म नहीं करेगा कि आपने ले लिया तो ये फंड 15% या 12% या 18% जो भी आपने कैलकुलेट किया वो हिसाब से वो कंटिन्यू रिटर्न नहीं देगा। वहाँ पे फंड परफॉर्म करते समय वॉलेटिलिटी चलेगा। कब किस फंड को बेचना है, कब किस फंड में ऐड होना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका प्रॉब्लम जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड की बनावट क्या है और म्यूचुअल फंड में क्या प्रॉब्लम है। एडवाइजरी का देखिए ऐसा ही है कि आपको बाईपास करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपका सिर दुख रहा है, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से टैबलेट लेते हैं और पैरासीटामॉल या मेडासिन या जो भी XYZ टैबलेट लेते हैं और आपका सिर दुखना बंद हो जाता है, आप डॉक्टर की फीस बचा लेते हैं। लेकिन अगर आपको बाईपास करना है, अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है, तो क्या आप डायरेक्ट करेंगे, खुद ही खोल के लग जाएंगे कि मैंने डॉक्टर का फीस बचा लिया? आप करके देखिए, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, पर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक स्टडी कहती है कि अगर आपके किसी रिलेशन, ब्लड रिलेशन का अगर डॉक्टर ऑपरेशन भी ज़्यादातर नहीं करते या करते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनका इमोशंस सामने आ जाता है और वो अपने नियर एंड डियर का ऑपरेशन करते वक्त उनके हाथ कांपते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट प्लान एडवाइजरी का प्रोडक्ट है। एडवाइजरी अगर आप लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि सपोज करिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, आपने रेगुलर प्लान लिया, तो यहाँ पे अगर हमें 30-40 पैसे उनकी ब्रोकरेज होती है, मैक्सिमम 50 पैसे तक जाता है। अगर 40 पैसे में गिन के चलो एवरेज ब्रोकरेज, तो 10 लाख पे 40% मतलब 4000 आपका ब्रोकरेज यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। लेकिन आप खुद ये आप रिस्क ले रहे हैं कितना बड़ा, क्योंकि ये एडवाइजरी प्रोडक्ट है। अगर किसी एडवाइजर को आप हायर करके अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं आप, ठीक है, तो एडवाइजर को आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस डिपेंड तो उनका कैसा प्रैक्टिस चलता है, पर मिनिमम एवरेज आप 20,000 फीस पकड़ के चलिए। तो अगर मेरे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है और मैं 20,000 किसी एडवाइजर को फीस देता हूँ और मैंने एडवाइजर को फीस दिया, एडवाइजर ने मुझे गाइड किया कि भाई आप डायरेक्ट प्लान ले लीजिए, ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। देन मैंने वो फंड के अंदर पैसा वो फंड को बाय कर लिया, पर यहाँ पे ये एडवाइजर मुझे महंगे पड़ रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि मेरा फंड अमाउंट ही बहुत कम है। मैंने 4,000 बचाया और बदले में यहाँ मैंने 20,000 फीस दे दी। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपके पास 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपके पास 5 करोड़ का पोर्टफोलियो। अब इसके ऊपर अगर आप 40 पैसा भी ब्रोकरेज देते हैं तो आपका 40 पैसा यहाँ पे होता है करीब 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख का आपका ब्रोकरेज जाता है साल में। तो आप क्या सोचेंगे, आप किसी एडवाइजर को हायर करते हैं, एवरेज आप समझ के चलिए कि वो आपका 5 करोड़ है, तो एडवाइजर आपसे 50,000 की फीस ले रहा है साल का। लेकिन अगर 2 लाख मुझे ब्रोकरेज देना है, बदले में एक एडवाइजर मुझे एडवाइस कर रहा है, 50,000 वो फीस ले रहा है, तो ये मुझे वर्थ है, क्योंकि फिर भी 1.5 लाख रुपया मेरे पास बच जाएगा। अब ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि कोई बंदा है जो आपके पोर्टफोलियो पे देख रहा है, वो जो फंड एडवाइस कर रहा है आपको, ठीक है, उसको पता है कि वो कौन सा फंड दे रहा है, कौन सा आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड की कितनी वैल्यू है। वो डायरेक्ट प्लान, फिर आपको रेगुलर प्लान में नहीं जाना है। जब कोई एडवाइजर आपको एडवाइस कर रहा है, देन आपको रेगुलर प्लान में जाना है। अदरवाइज आप रेगुलर प्लान में जाइए, क्योंकि जो आपका एडवाइजर होगा वो आपको फीस चार्ज नहीं करेगा, तो वहां से उसको ब्रोकरेज मिलेगा। मतलब कोई ना कोई तो है जो आपके फंड को देख रहा है। तो आई थिंक आपको समझ पड़ गया होगा कि एडवाइजरी प्रोडक्ट है ये, जो डायरेक्ट प्लान होते हैं। वो एडवाइजर आपको बोलते हैं कि भाई इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करिए, इस प्लान में 10% डालिए, इसमें 20%, इसमें 25%, डेट में इतना डालिए, हाइब्रिड में इतना डालिए, गोल्ड में इतना डालिए, आप डायरेक्ट इक्विटी में इतना डालिए।
तो वो एडवाइजर का काम होता है, बदले में उनकी फीस होती है 20,000, 25, 50,000, जैसे आपका पोर्टफोलियो और जैसे उनकी प्रैक्टिस हो। तो ये एडवाइजरी प्रोडक्ट को अगर आप खुद लेंगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात मैं कर लेता हूं यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड के रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है वो सुनिए। हम सब मिलकर म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसी दिन उस पैसे को इन्वेस्ट करता है शेयर के अंदर। 5-10% वो कैश अपने पास रखता है। कोई कोई फंड है 10% कैश रखता है अपॉर्चुनिटी के लिए, क्या सडनली मार्केट गिरा तो वहां पे बाय कर लेंगे, या कोई रिडम्पशन आया तो तुरंत देने में काम लगेगा। वो ज्यादा पैसा हाथ पे नहीं रखते, हाथ टू हाथ 2 से 5%, बहुत रेयर केस में 10% जाते हैं। ठीक है, तो 2 से 5% पैसा ही वो अपने हाथ में रख सकते हैं। अदर जो भी पैसा उनके पास आता है वो सबको उसी दिन इन्वेस्ट करना है। अगर 12 बजे से या 2 बजे से वो जब भी उनके अकाउंट में पैसा आता है, हम SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो वो उसी दिन उसको इन्वेस्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मार्केट ऊपर के लेवल पे है या नीचे के लेवल पे है। अगर उनको पता भी है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, कि नेगेटिव न्यूज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको पता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, आने वाले 2-3 महीने में नेगेटिव रिटर्न आएगा, तो भी वो स्टॉक नहीं बेच सकते। अगर म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है तो ऊपर के टॉप लेवल पर भी उन्हें बाय करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है कि अगर गिरते हुए मार्केट में अगर वो वो फंड मैनेजर अगर स्टॉक नहीं बेच सकता तो फिर आप क्या करेंगे। रिटर्न तो बन गया, ठीक है, पर एग्जिट भी तो चाहिए। तो यहाँ पे रोल आपके एडवाइजर का आता है कि आपको पता होना चाहिए, या तो आपको खुद पूरा पता होना चाहिए कि कब एंटर लेना है, कब किस फंड से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे आपका एडवाइजर होगा, या आपने जिसके पास से म्यूचुअल फंड लिया होगा वो आपको गाइड करेगा कि भाई यहाँ से अब मार्केट नीचे आने वाला है तो हमें यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। कोई भी फंड मैनेजर आपको आके नहीं बोलेगा कि भाई आप इस म्यूचुअल फंड को बेच दीजिए क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। हाँ, आप बेचेंगे, वो आपको पूछेगा नहीं कि क्यों बेच रहे हैं। आप बेचेंगे, वो स्टॉक बेचेगा और आपका पैसा निकाल के दे देगा। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको समझना पड़ेगा। आप बिना समझे अगर जाते हैं म्यूचुअल फंड बाय करने तो आपको पता ही नहीं कब लेना है कब बेचना है, क्योंकि आप जब पैसे देंगे म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद लेगी, जब आप मांगेंगे पैसे वो स्टॉक बेच के आपको दे देगी। आप सोचिए कि मार्केट टॉप पे है, हमें क्या लगता है कि फंड मैनेजर को तो सब पता है, ठीक है, और उसको पता भी होता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो बेच ही नहीं सकता फंड को। तो जो वो बेच ही नहीं सकता उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में बस इतना है कि पोर्टफोलियो बनाना है, उस पोर्टफोलियो में जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है वो हिसाब से अंदर पैसे इन्वेस्ट करना है। और कोई स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्टॉक को बेच के उसकी जगह कोई नया स्टॉक ऐड करना है, बस। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ना वो कैश रख सकते हैं, ना गिरते हुए मार्केट में वो बेच के निकल सकते हैं। कई बार होता है ना कि भाई हमें पता है कि 2-3 महीने के लिए मार्केट नीचे आने वाला है तो मैं पूरा स्टॉक बेच दूं और बेच के मैं कैश में बैठ जाऊं ताकि नीचे के लेवल से ले सकूं, या 20-25% में ऊपर खाली कर दूं, पर वो ऐसा नहीं कर सकते। जो सेबी के रूल्स रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो PMS है या SIF है या AIF है, उनकी तरह वो काम नहीं करते। उन्हें बाय एंड होल्ड करना है किसी भी हालत में। मार्केट नीचे जा रहा है तो भी वो बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी वो बाय करेंगे। आप बोलेंगे लेने के लिए तो म्यूचुअल फंड कंपनी लेगी, आप बोलेंगे बेचने के लिए तो म्यूचुअल फंड बेच के आपको पैसे देगी। वो इससे ज़्यादा आपको कोई सलाह नहीं देगी। उसके लिए आपको एडवाइजर की ज़रूरत है, क्योंकि एडवाइजर और फंड मैनेजर का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कोई भी अपडेट होता है तो एडवाइजर को बुलाते हैं, उनको पता होता है कि फंड में क्या होने वाला है, ये यहाँ से कौन से फंड की रैली आने वाली है। ये नॉर्मल बंदे को डायरेक्ट फंड मैनेजर कभी नहीं बताते। तो ये बात आपके दिमाग में रखिए कि अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको या तो पूरे सिनेरियो की पता होनी चाहिए, जो कि मैं 99% बोल रहा हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा। मैं 5 फंड के नाम बता दूंगा ना अलग अलग कैटेगरी के, तो आप उसमें भी भूल जाएंगे कि कौन सा कैटेगरी क्या होता है। ठीक है, बहुत अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक ही मिड कैप होता है और मिड कैप के अंदर भी लेने का स्टाइल सबका अलग अलग होता है। कोई मोमेंटम को फॉलो करता है तो कोई ग्रोथ को फॉलो करता है, ठीक है, तो कोई है वैल्यू को फॉलो करता है, तो कोई टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं एक ही, ठीक है। एक मिड कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, HDFC का मिड कैप का स्टाइल अलग होगा तो SBI का मिड कैप का स्टाइल अलग होगा, तो ICICI वाले का मिड कैप का स्टाइल अलग होगा, तो कोई रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो हर बंदे का अलग अलग स्टाइल रहता है जो फंड मैनेजर रहता है। आपको लगता है यार ये तो मिड कैप है, वही 150 स्टॉक है, ये भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, HDFC भी ले रही है,
SBI भी ले रही है, ICICI भी ले रही है, आदित्य बिरला भी ले रही है, निप्पॉन भी ले रही है, लेकिन हर बंदे का, हर फंड मैनेजर का अपना खुद का स्टाइल होता है। कुछ मोमेंटम को फॉलो करते हैं, कुछ ग्रोथ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। चौथी बात करता हूँ, हम इमोशनल प्राणी हैं, मतलब ह्यूमन एक इमोशनल बंदा है जो इमोशंस के ऊपर डील करता है। जैसे आप कितना भी लॉजिक के लिए बात करें, ये लॉजिक जैसे अभी हम बात करें वो लॉजिक की बात करें, तो लॉजिक हम साइड पर रखते हैं, हम इमोशन में आ जाते हैं। जैसे कि अगर इमोशंस इसकी बात करूँ तो यार मेरा फंड एडवाइज़र की फीस बचा लूँगा मैं, ठीक है। तो कई लोगों का ऐसा मानसिकता होती है कि वो एडवाइज़र की फीस बचा लेगा तो यहाँ कुछ बच जाएगा, वहाँ कुछ बच जाएगा, इस चक्कर में वो गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि इमोशन में आ जाते हैं। कोई आके भरगला देता है, मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ, 100 करोड़ से ज़्यादा का ईएम में मैनेज करता हूँ। मैंने कई इन्वेस्टर को देखा है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो चल रहा होता है, वो बेच के सीधा डायरेक्ट फंड में चले जाते हैं। 6 महीना 1 साल नहीं होता, वहाँ पे लॉस होता है और वो स्टॉक बेच के फिर वापस रेगुलर में आते हैं, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कुछ ऊट पटांग हरकत कर लेते हैं। फंड वही होता है, लेकिन जब तक आपके पीछे कोई नहीं खड़ा हो ना, एडवाइजर हो, या आप खुद तो मैनेज करिए ही मत। अगर आप कैपेबल हो तो भी किसी ना किसी एडवाइजर को रखिए। अगर आपको सीरियसली यहाँ काम करना है, सीरियसली पैसा बनाना है तो, क्योंकि आपकी गलती आपको नहीं पता चलेगा कभी। आपको लगेगा सब सही है, आप न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ में हमेशा नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है, आपने कभी पॉजिटिव न्यूज़ सुन लिया, गलत जगह पे एंटर कर लिया, गलत जगह पे निकल गए, तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को अवॉइड करिए। तभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लीजिए जब आपके पास कोई पर्सनल एडवाइजर है, अदरवाइज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को आप अवॉइड करिए, वरना लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा होगा होगा। मेरा 12 साल का नज़रिया है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढिंचा, वो उनका ये काम नहीं है। जिसका जो काम है आप उसके थ्रू जाइए, या तो 100% आपको समझ पड़ता हो तब जाइए, और ऐसा तो भी मेरे हिसाब से अगर आपको समझ भी पड़ता हो तो भी एडवाइज़र के थ्रू ही जाइए। बहुत अच्छे अच्छे एडवाइज़र आपके सिटी में होंगे। ये चवन्नी बचाने का जो मानसिकता है ना, उससे निकलिए। अगर मुझे कोई केस होगा तो मैं लॉयर खोजूंगा अच्छे में अच्छा, अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, बीमार पड़ूंगा तो अच्छे में अच्छा डॉक्टर देखूंगा। तब मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई कौन सस्ता डॉक्टर है या कौन फ्री में इलाज कर रहा है। इसी तरह ये स्टॉक मार्केट है। मार्केट में ना तरह तरह के लोग रहते हैं। जैसे कपड़ा मार्केट में हर तरह के कपड़ा मिलते हैं, वो 20 रुपये मीटर भी कपड़ा मिलेगा, और आप जाएंगे अपने रेमंड के शॉप पे या सियाराम के शॉप पे तो 1000-5000 रुपये मीटर भी कपड़ा मिलेगा, लेकिन दोनों में क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा। अगर आप नहीं पहचान पाते कि ये कपड़ा जो दिख रहा है आपके हाथ में ये कितना रुपये मीटर हो सकता है, तो फिर आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू जाइए या फिर किसी ब्रांड के थ्रू जाइए कि हाँ मैं सियाराम का कपड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा महंगा रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप चालू मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे पैसे भी दे के आप, हो सकता है कि सस्ते के चक्कर में आपको नुकसान हो जाए। तो ये मार्केट है। इसी तरह ये शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड मार्केट है, ठीक है। म्यूचुअल फंड मतलब शेयर में ही पैसा लगाते हैं, तो शेयर मार्केट है। तो मार्केट के अंदर हर तरह की चीज़ें रहेंगी, अच्छी चीज़ें भी रहेंगी, खराब चीज़ें भी रहेंगी। कई बार लोग खराब चीज़ आपको अच्छा बोल के पकड़ा देंगे। तो ट्राई करिए, किसी न किसी एडवाइज़र के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। वो कोई भी हो सकता है, आपके सिटी में आपने जिससे म्यूचुअल फंड लिया है वो हो सकता है, या पर्सनल आप किसी पर्सनल एडवाइज़र को हायर कर सकते हैं। तो आई थिंक आज को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि ये डायरेक्ट प्लान किसके लिए और रेगुलर प्लान किसके लिए है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।